Hey everyone, welcome back to my channel Building Social Science. I am Nikhat and today we will continue our chapter Challenges of Nation Building. Okay, class 12th Political Science chapter book second and chapter number first. This is second part. Okay, चलिए तो हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले फर्स्ट पार्ट को एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि फर्स्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा था। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि आफ्टर इंडिपेंडेंस तुरंत हमें तीन चैलेंजेस फेस करने पड़े थे, तीन बिग चैलेंजेस फेस करने पड़े थे। पहला था टू बिल्ड दी नेशन, हम अपने नेशन को कैसे बिल्ड करेंगे, कैसे यूनाइट करेंगे लोगों को। इतना बड़ा डाइवर्सिटी है, इतने सारे लोग हैं, इतने अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, कल्चर के लोग हैं, लैंग्वेज अलग अलग बोलते हैं, कैसे हम इन्हें एक ही छतरी के नीचे लाएंगे। पहला ये हमारे पास चैलेंज था आफ्टर इंडिपेंडेंस। सेकंड हमारे पास चैलेंज था टू स्टैब्लिश अ डेमोक्रेटिक कंट्री, हमें अपने कंट्री को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाना था, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्टैब्लिश करना था, हमें इलेक्शन करवानी थी, हमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट स्टैब्लिश करना था। ये हमारे पास एक बहुत बड़ा चैलेंज था। थर्ड हमारे पास चैलेंज था टू इंश्योर द डेवलपमेंट एंड वेलबींग ऑफ द ऑल द इंटायर सोसाइटी, यानी कि जो सोसाइटी में वेलबींग होगा, जो सबका भला हो सोसाइटी में। ऐसा ना हो कि कुछ ही लोग का भला हो रहा है, अपर क्लास के लोगों का भला हो रहा है, ऐसा नहीं है। जितने भी सोशली डिसएडवांटेज लोग हैं उनका भी भला हो। तो फर्स्ट पार्ट में हमने ये कुछ चैलेंजेस फेस किए थे। आज हम सेकंड पार्ट में एक और चैलेंज के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये चैलेंज में ही आता है इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। अब ये प्रिंसली स्टेट क्या है, आपको कंफ्यूजन होगा, चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो ब्रिटिश इंडिया में दो तरह के स्टेट थे। जैसे अभी हमारे इंडिया में स्टेट होते हैं, हमारे पास टोटल 28 स्टेट है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, जितने भी स्टेट है हमारे पास, ठीक है। तो उस वक्त ब्रिटिश इंडिया में दो तरह के स्टेट हुआ करते थे। एक था ब्रिटिश प्रोविंस और एक था प्रिंसली स्टेट। जैसे कि ये इंडिया है हमारा, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे एक हैदराबाद, ये एक प्रिंसली स्टेट था। तो लेकिन यहाँ पे कैलकटा, यहाँ पे मद्रास, फिर यहाँ पे बॉम्बे, ये ब्रिटिश प्रोविंस, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि ब्रिटिश इंडिया में दो तरह के स्टेट एग्जिस्ट करते थे। एक था ब्रिटिश प्रोविंस, प्रोविंस मतलब स्टेट होता है, ठीक है, और एक है प्रिंसली स्टेट। ब्रिटिश प्रोविंस उन प्रोविंस को कहते थे जहाँ पे डायरेक्टली कंट्रोल होता था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, यानी कि जो ब्रिटिश उस टाइम जो रूल कर रही थी उनका डायरेक्ट कंट्रोल होता है उस स्टेट में, उन्हें हम कहते हैं ब्रिटिश प्रोविंस। पर कुछ प्रोविंस थे या फिर कुछ स्टेट्स थे जहाँ पे प्रिंस यानी कि किंग रूल करते थे, ठीक है। किंग रूल करते थे, जो कंट्रोल करते थे किंग, और प्रिंस रूल करते थे, लेकिन वो एक्सेप्ट कर लिए थे ब्रिटिश का सुप्रीमेसी। सुप्रीमेसी क्या होता है कि चलिए ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये जो हैदराबाद, ये एक प्रिंसली स्टेट है नहीं था, ये एक प्रिंसली स्टेट था। यहाँ पे रूल कर रहे थे निज़ाम, यहाँ पे रूल तो निज़ाम कर रहे थे, लेकिन ये एक्सेप्ट कर लिए थे कि हाँ मेरे ऊपर मेरे फादर कौन है, यानी कि मेरे ऊपर मेरे से सुप्रीम कौन है, ब्रिटिश है। तो सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट करते हुए अपने रीजन को रूल कर रहे थे। तो जहाँ पे डायरेक्ट कंट्रोल है वो है ब्रिटिश प्रोविंस, जहाँ पे डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है, जहाँ पे प्रिंस रूल कर रहे हैं, राजा रूल कर रहे हैं, वो था प्रिंसली स्टेट। तो बस यही डिफरेंस था। तो उस वक्त इंडिया में जब हमें इंडिपेंडेंस मिला तो हमारे पास टोटल 565 प्रिंसली स्टेट्स थे, ठीक है। लेकिन हमें कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था, क्योंकि देखिए जब ब्रिटिश चले गए थे यहाँ से, तो जितने भी ब्रिटिश प्रोविंस थे वो तो इंडियन यूनियन का पार्ट बन चुका था, यानी कि इंडिया का पार्ट ऑलरेडी बन चुका था। कौन? ब्रिटिश प्रोविंस। लेकिन प्रिंसली स्टेट्स नहीं बना था। क्यों नहीं बना था, कैसे नहीं बना था, चलिए समझते हैं। तो 565 हमारे पास लगभग प्रिंसली स्टेट्स थे उस टाइम, ठीक है ना। लेकिन जब ब्रिटिश यहाँ से जा रहे थे तो वो लोग ये बात बोल कर गए थे कि ये जो प्रिंसली स्टेट्स है, अगर ये चाहे तो इंडिया ज्वाइन कर सकते हैं। ये जितने भी प्रिंसली स्टेट्स है 565, ये चाहे तो इंडिया ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे तो पाकिस्तान ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे तो इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। अब आप बताइए कि इंडिया में अगर बीच में हैदराबाद बोलेगा कि मुझे एक अलग कंट्री बनाना है, तो हाउ इज इट पॉसिबल। आप भी सोच कर देखिए कि अगर कोई भी पूरे इंडिया के बीच में अगर कोई एक छोटा सा प्रिंसली स्टेट है, अगर वो बोल दे कि मुझे एक अलग कंट्री बनाना, तो देखिए हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम फेस हो जाता है, ठीक है। प्रॉब्लम फेस करना पड़ता हम लोगों को। इस वजह से ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, क्योंकि बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे। क्योंकि ब्रिटिश जाते जाते ये कारनामा छोड़ कर गए थे कि ये दे दिए थे इन लोगों को, ये लोगों को ये डिसीजन लेने के लिए दे दिए थे कि या तो आप इंडिया ज्वाइन कर लीजिए, या तो पाकिस्तान ज्वाइन कर लीजिए, या फिर आप इंडिपेंडेंट हो जाइए, फ्री हो जाइए, एक अलग कंट्री बना लीजिए, अलग स्टेट बना लीजिए, ठीक है। तो बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे जो चाहते थे पाकिस्तान को ज्वाइन करना, और बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे जो चाहते थे कि हम इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। जैसे कि रूलर ऑफ त्रवणकोर, ये केरला में त्रवणकोर के पहले रूलर थे, यानी कि इतने सारे प्रिंसली स्टेट में पहला प्रिंसली स्टेट के रूलर थे जो चाहते थे फ्री होना, यानी कि वो इंडिया के साथ जुड़ना नहीं चाहते थे, ना ही वो पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहते। जैसे कि हैदराबाद के जो निज़ाम थे, जो किंग थे हैदराबाद के, वो भी इंडिया के साथ जुड़ना नहीं चाहते थे।
उसके बाद भोपाल के जो नवाब थे वो भी नहीं जुड़ना चाहते थे इंडियन यूनियन में। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे हमने इसको टैकल कर लिया। तो हम एक क्या किए, एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन लाए। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या होता है कि अगर कोई भी, जैसे ये प्रिंसली स्टेट है हैदराबाद, अगर ये अग्री कर जाएगा कि हाँ मैं इंडियन यूनियन के साथ जुड़ना चाहता हूँ, तो उन्हें एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करना पड़ेगा। लाइक एक डॉक्यूमेंट, जैसे कि ये एक डॉक्यूमेंट है जहाँ पे पूरा लिखा हुआ है कि हाँ ऐसा ऐसा है, अगर आप इसको साइन करेंगे तो आपको इंडियन यूनियन ज्वाइन करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे वो यहाँ नीचे जो भी रूलर साइन करेगा, उसका जो भी वो प्रिंसली स्टेट है, वो प्रिंसली स्टेट खत्म हो जाएगा और क्या बन जाएगा, एक बन जाएगा प्रोविंस बन जाएगा, एक स्टेट बन जाएगा, प्रिंसली स्टेट नहीं रहेगा। ठीक है, तो बहुत सारे रूलर मान चुके थे, बहुत सारे रूलर मान गए थे कि हाँ चलो हम साइन करेंगे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। बहुत सारे रूलर साइन कर दिए और पार्ट बन गए यूनियन ऑफ इंडिया के। लेकिन बहुत सारे रूलर अग्री नहीं किए थे, बहुत सारे रूलर बोले नहीं कि नहीं, मैं एक अलग फ्री रहना चाहता हूँ। जैसे कि हैदराबाद, जूनागढ़, मणिपुर, जम्मू कश्मीर, तो इनके जितने भी रूलर्स थे ये साइन करने से मना कर दिए। तो हमें बहुत डिफिकल्टी हुआ इनको साइन करवाने में, लेकिन हमने करवा लिया, आखिर हम इंडियंस हैं। चलिए, तो बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे जो अग्री नहीं कर रहे थे, उनके लिए गवर्नमेंट का क्या अप्रोच था। यानी कि बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे जो अग्री नहीं हो रहे थे, तो हम कुछ तो करेंगे ना उनको साइन करवाने के लिए। तो उनके लिए हमने क्या किया, तो गवर्नमेंट का अप्रोच क्या था। तो गवर्नमेंट ने तुरंत स्टैंड लिया कि ये जो डिवीजन हो रहा है इंडिया का, ये ना हो। यानी कि इंडिया के बीच में छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स, अगर ये फ्री होना चाहेंगे तो इंडिया का जो यूनिटी है वो कैसे बना रहेगा, इंडिया तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये जितने भी हमारे लीडर्स थे सब इसके अगेंस्ट थे। तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करते हैं इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन करवाने में, यानी कि जितने भी प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको इंडियन यूनियन में ज्वाइन करवाने में, उनका सबसे बड़ा जो रोल निभाते हैं वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, ये इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे कि ये हमारे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे, फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर प्लस होम मिनिस्टर भी थे। ठीक है, तो ये इनका बहुत क्रूशियल रोल ये प्ले करते हैं। ये नेगोशिएट करते हैं, रूलर्स से बातचीत करते हैं, कंसोलिडेट करते हैं, कोशिश करते हैं कि ये कॉम्प्रोमाइज हो जाए। जो रूलर है ये हर प्रिंसली स्टेट में जाते हैं कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लो, आपको ये स्टेटस देंगे, आपको ये राइट देंगे, आपको ये फैसिलिटीज देंगे, ये फलाना, बहुत सारा एक्सेट्रा बोल कर उनको फुसला कर या फिर उनको बहुत समझा कर नेगोशिएट करके साइन करवा देते हैं। कौन करते हैं, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल करते हैं। ठीक है, तो इंडिया का जो अप्रोच था, हमारे जो गवर्नमेंट का अप्रोच था, वो गाइड होता है थ्री कंसिडरेशन से। तीन चीज़ों को हम अच्छे से कंसिडर करते हैं, उसको कंसिडरेशन में लेते हैं। पहला है द पीपल ऑफ प्रिंसली स्टेट वांटेड टू ज्वाइन इंडियन यूनियन। बहुत सारे रूलर ऐसे थे प्रिंसली स्टेट के जो चाहते थे इंडिया नहीं ज्वाइन करने, लेकिन उनके जो लोग थे वो चाहते थे इंडिया ज्वाइन करना। तो पहला हम ये सोच कर रखे थे कि हाँ जब लोग रेडी है, जब उस प्रिंसली स्टेट, वो जो एक स्टेट है, जब वहाँ के लोग रेडी है, तो फिर ये मतलब राजा ही क्या कर लेगा। ठीक है, सेकंड ये हमारा अप्रोच था कि अगर कोई प्रिंसली स्टेट है तो उसका उसके जो भी किंग है या फिर प्रिंस है, उनको हम क्या करेंगे, कुछ ऑटोनॉमी दे देंगे। ठीक है, उनके रीजन में, जैसे कि ये जम्मू कश्मीर है, आपको पता था कि जम्मू कश्मीर में ऑटोनॉमी दिया गया था जम्मू कश्मीर को, लेकिन 2019 में उसको खत्म कर दिया गया और एक उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया जम्मू एंड कश्मीर को। ठीक है, उस जम्मू एंड कश्मीर को डिवाइड करके लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर 2019 में कर दिया गया। तो उनको भी एक अच्छा खासा ऑटोनॉमी दिया गया। तो ऑटोनॉमी क्या होता है, राइट। यानी कि ये जो प्रिंस है, यानी कि जो, जैसे फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल में लेते हैं, जैसे ये हैदराबाद है। ठीक है, हैदराबाद एक प्रिंसली स्टेट है, यहाँ का जो नवाब है वो नहीं चाहता ज्वाइन करना इंडिया, लेकिन हम इन्हें क्या बोलेंगे कि आप ज्वाइन कर लीजिए, आपको कुछ एक्स्ट्रा पावर दी जाएगी, आपके जो इंटरनल ऑटोनॉमी होगा, यानी कि आपके जो स्टेट है उसके अंदर आपको ज़्यादा पावर दी जाएगी, हम सेंटर से हम ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। तो इस तरह से हमने अपनी अप्रोच रखा कि हाँ ऐसे ऐसे बोलकर कम से कम जितने भी राजा है उनको कम से कम उनको रेडी कर ले साइन करने के लिए, क्योंकि हमें पता था कि अगर हम साइन नहीं होगा ये तो डिवीजन हो जाएगा इंडिया का। और इंटीग्रेशन ऑफ टेरिटोरियल बाउंड्रीज बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इसी से होता, ये हमारे यूनिटी को थ्रेटन करेगा। अगर छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स डिवाइड होना चाहेंगे तो हमारे यूनिटी कहाँ गया, हम कैसे यूनिटी को मेंटेन करेंगे, तो हमारा यूनिटी स्ट्रेंथन कैसे होगा। इस वजह से हमारा ये बहुत बड़ा, ये जो कह सकते हैं हमारा अप्रोच था कि हमें जितने भी प्रिंसली स्टेट्स है उनको अपने साथ लेना है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल एक एक करके सारे प्रिंसली स्टेट्स को इंडियन यूनियन में ज्वाइन करवाते हैं। ठीक है, चलिए
चलिए, तो आपको पता है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या होता है, यानी कि जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे वो जब ज्वाइन करेंगे इंडियन यूनियन को तो उनको ये डॉक्यूमेंट साइन करना पड़ेगा। तो लेकिन 4 प्रिंसली स्टेट्स में हमें डिफिकल्टी फेस करना पड़ा था। एक था जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर एंड मणिपुर। जूनागढ़ का सॉल्व हो गया था प्लेबीसाइट करवा के। प्लेबीसाइट क्या होता है कि जब आप जूनागढ़ जैसे है एक प्रिंसली स्टेट से, जब वहाँ के लोगों को वोट करवा दिया, डायरेक्ट वोट, कि आप लोग क्या चाहते हो, इंडिया में रहना चाहते हो, पाकिस्तान जाना चाहते हो या फिर फ्री रहना चाहते हो, तो वहाँ के लोग वोट कर दिए कि नहीं हम इंडिया ज्वाइन करना चाहते हैं। तो इस तरह से जूनागढ़ का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। हैदराबाद का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, कश्मीर का नहीं होता, मणिपुर का नहीं होता। कश्मीर हम एक इंडिविजुअल चैप्टर में पढ़ेंगे कश्मीर का प्रॉब्लम। आज हम हैदराबाद और मणिपुर का समझते हैं कि किस तरह से हमें प्रॉब्लम हुआ और किस तरह से फाइनली हमने साइन करवा दिया। चलिए हैदराबाद से शुरू करते हैं। हैदराबाद वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट था। यहाँ के जो रूलर थे उनको निजाम कहते थे, उनका टाइटल था निजाम, ठीक है। निजाम चाहते थे फ्री होना, इंडिपेंडेंट होना। तो देखिए आपके हैदराबाद उस वक्त बहुत बड़ा प्रिंसली स्टेट था, बॉम्बे का कुछ पार्ट, फिर इधर देख सकते हैं आप कर्नाटका का कुछ पार्ट, तो अच्छा खासा बड़ा सा एक प्रिंसली स्टेट था। तो क्या हुआ, नवंबर 1947 में जो ये हैदराबाद के निज़ाम है ये साइन करते हैं इंडियन गवर्नमेंट के साथ एक स्टैंड स्टील अग्रीमेंट। एक स्टैंड स्टील अग्रीमेंट साइन करते हैं कि हाँ ठीक है कुछ समय के लिए मैं ठीक हूँ, मतलब कहते हैं ना कॉम्प्रोमाइज करने के लिए एक एग्रीमेंट साइन करते हैं। कौन? निज़ाम साइन करते हैं हैदराबाद की। कब साइन करते हैं? नवंबर 1947, मतलब इंडिपेंडेंस के तुरंत कुछ महीने के बाद। चलिए उसके बाद लेकिन क्या होता है, ये बहुत ऑपरेसिव होते हैं। जो निज़ाम होते हैं हैदराबाद के बहुत ऑपरेसिव होते हैं, यहाँ के लोग इनको पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे हैदराबाद के जो लोग हैं वो चाहते हैं इंडिया में ज्वाइन होने, वहाँ के लोग इनको पसंद नहीं करते हैं। तो वो लोग क्या कर दिए, मूवमेंट शुरू कर दी, क्योंकि ये बहुत एट्रोसिटी करते थे, अत्याचार करते थे लोगों पे, बहुत परेशान करते थे लोगों को, ठीक है ना। तो ये क्या कर देते हैं, ये शुरू कर देते, ये जो लोग हैं वहाँ के खासकर तेलंगाना रीजन के जो पेजेंट्स थे वो, फिर हैदराबाद के जितने भी लोग थे सब शुरू हो जाते अगेंस्ट निजाम, सब मूवमेंट शुरू कर देते कि हाँ हमें अब नहीं चाहिए, हमें अब फ्री होना है, हमें अब इंडिया के साथ ज्वाइन करना है, हम नहीं चाहते निजाम के अंडर रहना। तो फिर क्या होता है, निजाम उसके रिस्पॉन्ड में, यानी कि जो लोग ऑपरेस्ट करने, सॉरी, जब लोग ऑपरेसिव हो जाते हैं, जब लोग बहुत मूवमेंट शुरू कर देते हैं इनके अगेंस्ट, तो निजाम उसके रिस्पॉन्ड में क्या करते हैं, एक पैरामिलिट्री फोर्स को उतार देते हैं लोगों के ऊपर। उन्हें हम कहते हैं रजाकर्स। एक रजाकर्स एक मिलिट्री को उतार देते हैं कि जाओ लोगों को शांत कराओ, चुप कराओ, मारो पीटो, जो करना है करो, पर जो ये मूवमेंट है उसको चुप कराओ, शांत कराओ। तो इन्हें हम रजाकर्स कहते हैं। तो ये जो इनके रजाकर्स थे ये बहुत क्रूएल थे, बहुत क्रूएल्टी के साथ लोगों को बहुत परेशान कर रहे थे। इनके जो आर्मी थी ये बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, मर्डर कर रहे थे, रेप कर रहे थे, महिलाओं को रेप, लूट रहे थे लोगों का घर, टारगेट कर रहे थे नॉन मुस्लिम को, जितने भी नॉन मुस्लिम हैदराबाद में थे। तो इस तरह का जो कंडीशन था हैदराबाद का पूरी तरह से खत्म हो चुका था, पूरी तरह से खराब हो चुका था। ये बात पहुंचती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनली, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक्शन लेती है सितंबर 1948 में। वो क्या करती है, अपनी आर्मी को भेजती है हैदराबाद में। उसके बाद क्या होता है, निजाम सरेंडर कर देते हैं और फाइनली साइन कर देते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इस तरह से हैदराबाद आ जाता है इंडियन यूनियन में। तो अभी आप सपोज करिए अगर हैदराबाद एक अलग कंट्री बन जाता तो कैसा लगता है, इंडिया बीच में, हैदराबाद अजीब सा है। तो फाइनली 1948 में हैदराबाद साइन कर लेता है। चलिए अब मणिपुर के बारे में पढ़ते हैं। ये था हैदराबाद का कहानी। चलिए मणिपुर का स्टोरी समझते हैं कि, चलिए मणिपुर के जो राजा थे महाराजा बोधचंद्र महाराजा थे मणिपुर के। ये क्या करते हैं, इन देखिए सबसे पहले आप समझिए कि ये इलेक्शन करवाए थे। सबसे पहले ये इलेक्शन करवाए थे 1948 जून में, और इंडिया का पहला पार्ट है जहाँ पे यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज हुआ था आफ्टर इंडिपेंडेंस। आज़ादी के तुरंत बाद पहला ये रीजन था, पहला ये जगह था जहाँ पे जितने भी अडल्ट है सबको राइट टू वोट का ये चांस दिया गया था, और सब लोग वोट करके चूज किए थे। इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली में जितने भी मेंबर्स थे उनको चूज किए थे, ठीक है। कब? जून 1948 में। और ये बन गया था कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यानी कि राजा भी होगा और कॉन्स्टिट्यूशन भी होगा, यानी कि कुछ इलेक्टेड लीडर्स भी होंगे और राजा भी होंगे, ठीक है। ये करवाते हैं 1948 में, इलेक्शन करवाते हैं। फिर सितंबर 1949 में ये साइन कर देते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इसलिए साइन करते हैं कि इनको लगता है कि हम साइन कर देंगे तो हमारा जो इंटरनल ऑटोनॉमी है, हमारा जो अंदर का जो पावर है, इंटरनल पावर है जो मणिपुर का, वो हमेशा बना रहेगा। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इंडिया का वो हमसे छीनेगा नहीं, ठीक है। इस वजह से ये साइन कर देते हैं। लेकिन ये जब साइन करते हैं तो बिना पूछे कर लेते, कोई कंसल्ट नहीं करते हैं अपने लेजिस्लेटिव असेंबली से, क्योंकि इनका ये हक, इनका ये बनता है कि हाँ, इनका ये हक नहीं, इनका ये कह सकते हैं इनको मस्ट था कि हाँ इनको सलाह लेनी चाहिए थी जो भी लीडर्स थे, ठीक है ना। लेकिन इन्होंने क्या किया, जो ये महाराजा बोधचंद्र थे ये बिना पूछे साइन कर देते हैं, और ये लोग लेकिन अगेंस्ट हो गए थे, ठीक है। कौन अगेंस्ट हो गए थे? इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली के जितने भी लोग थे वो लोग अगेंस्ट हो गए थे कि हाँ ये साइन कर दिए, ये बहुत गलत किया, हमसे बिना पूछे साइन कर दिए। लेकिन हाँ फाइनली इस तरह से मणिपुर इंडियन यूनियन का पार्ट बन जाता है। भले ही जो भी हुआ, लेकिन
हो जाता है, ठीक है। इस तरह से मणिपुर सिंपली हो जाता है, ये जो राजा थे वो डायरेक्टली साइन कर देते हैं कि हाँ हमें इंटरनल ऑटोनॉमी दी जाएगी, तो हम साइन कर देते हैं, क्या है। चलिए, ये था हैदराबाद और मणिपुर का स्टोरी। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। ये भी हमारे लिए एक चैलेंज था, ठीक है ना, हमें स्टेट को दोबारा से रीऑर्गेनाइज करना था। चलिए, तो हमारे पास ये एक नया चैलेंज था कि हमें लैंग्वेज के बेसिस पे, लिंग्विस्टिक बाउंड्री, हमें लैंग्वेज के बेसिस पे हमें बाउंड्री डिसाइड करना था, ठीक है। लोगों का डिमांड आ रहा था कि हम एक पर्टिकुलर रीजन में, लोग डिमांड कर रहे थे कि हम ये लैंग्वेज बोलते हैं, हमारा एक अलग स्टेट होना चाहिए। तो क्या हुआ था, कांग्रेस ने शायद एक बार कह दिया था नागपुर सेशन में 1920 में कि हम लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन करेंगे, ठीक है, स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन करेंगे। लेकिन बाद में जब इंडिपेंडेंस मिला हमें, तो हमारे लीडर सख्त खिलाफ थे। आफ्टर इंडिपेंडेंस बहुत सारा मूवमेंट चलने लगा कि हाँ हम ये लैंग्वेज बोलते हैं, हमें इस स्टेट से अलग करके एक अलग स्टेट दो, नया स्टेट का दर्जा दो। लेकिन हमारे गवर्नमेंट इसको अपोज करते थे। उनको लगता था कि अगर इस तरह लैंग्वेज के बेसिस पे अगर हम बनाने लगे, स्टेट बनाने लगे, तो इससे हमारा यूनिटी खतरे में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन उस वक्त 1947 के बाद इंडिया में बहुत ज़्यादा ही कह सकते हैं मूवमेंट शुरू हो गया था अलग स्टेट का दर्जा के लिए। जैसे कि सबसे पहला शुरू हुआ था मद्रास में तेलुगु स्पीकर। मद्रास एक अच्छा खासा बड़ा प्रोविंस था जहाँ पे तमिल स्पीकर ज़्यादा थे, तेलुगु स्पीकर कम थे, ठीक है। तो 1952 में ये डिमांड शुरू हो गया था कि मद्रास में तमिल बोलने वाले लोग अलग हैं। मद्रास में दो लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, एक है तमिल, एक है तेलुगु। तो तमिल मद्रास के लिए रहने दीजिए, हमको तेलुगु स्पीकर्स को एक अलग आंध्र स्टेट दीजिए, ठीक है। तो यहाँ के जो मूवमेंट है, इसके लीडर थे पोटी श्रीराम उल्लू, ठीक है, श्रीराम उल्लू। तो पोटी श्रीराम उल्लू क्या करते हैं, ये लीडर बनते हैं, इस मूवमेंट का पार्ट बनते हैं। कहाँ, किस मूवमेंट के, तेलुगु स्पीकर जब मूवमेंट करते हैं कि हमें एक आंध्र, एक अलग स्टेट चाहिए। तो ये फास्ट करते हैं, ठीक है, हंगर फास्ट करते, भूखे रहते हैं अंटिल हिज डेथ। ये चाहते हैं कि मैं फास्ट करूंगा मेरे डेथ तक। लेकिन हाँ, 56 डेज ये फास्ट करते हैं और अनफॉर्चुनेटली इनका डेथ हो जाता है। और ये एक कह सकते हैं हम अलग मोड़ ले लेता है मूवमेंट, और अग्रेसिव हो जाता है कि जब इनकी मौत हो जाती है, जब ये डेथ हो जाते हैं, तो क्या होता है कि जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा और अग्रेसिव हो जाता है। लोग और अग्रेसिव हो जाते हैं कि नहीं, हमें एक अलग स्टेट चाहिए, हमें तेलुगु बोलने वाले लोगों को एक अलग स्टेट चाहिए। लेकिन फाइनली इतना ज़्यादा मूवमेंट होने लगता है कि 1953 में जब हमारे गवर्नमेंट है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ हम एक सेपरेट आंध्र स्टेट बनाएंगे, मद्रास से अलग करके, फॉर तेलुगु स्पीकर्स। उसके बाद क्या होता है, गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, नॉट एक्ट, कमीशन, ठीक है। तो इसके बाद तुरंत जब 1953 में एक नया स्टेट बना दिया जाता है, आंध्र स्टेट, उसके बाद गवर्नमेंट अपॉइंट करती है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। कब अपॉइंट करती है, 1953 में। फिर ये पास हो जाता है 1950, एक मिनट, सॉरी, इट वाज माय फॉल्ट। देखिए, जो हमारे गवर्नमेंट है वो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास क्या करती है, उसको लाती है, ठीक है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाती है। वो एक्ट कब पास होता है, एक्ट मतलब कानून, ठीक है, वो एक्ट पास होता है 1956 में। उसके बाद हमारा एक कमीशन बन जाता है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। ये कमीशन का क्या काम था कि जितने भी बाउंड्रीज है इंडिया में उसको दोबारा से रीड्रॉ करना है। यानी कि जितने भी स्टेट है जहाँ पे अलग अलग लैंग्वेज के बोलने वाले लोग हैं, पहले उनको सर्वे करना है, उसका एक रिपोर्ट तैयार करना है। फिर हम डिसाइड करेंगे किस स्टेट को कौन से बाउंड्री देना है, किस स्टेट को अलग दर्जा देना है, किस स्टेट को मर्ज करना है, किस स्टेट को डिवाइड करना है, ठीक है। तो जैसे ही ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत क्या होता है, 14 नए स्टेट का क्रिएशन होता है और 6 यूनियन टेरिटरीज का क्रिएशन होता है। इसका कंक्लूजन में क्या है कि हमारे जो जितने भी लीडर्स थे, हमारी जो गवर्नमेंट थी वो सोचती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट, कि हम ये अगर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट करेंगे, यानी कि स्टेट को ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज अलग करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमारा यूनिटी खत्म हो जाएगा इंडिया का। अगर हमारे एक स्टेट को डिवाइड करने चले लैंग्वेज के बेसिस पे, तो हमारा जो यूनिटी है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही हम इसको डिवाइड किए, जैसे ही नए 14 स्टेट्स बन गए, ठीक है ना, उससे क्या हो गया कि हमारा जो नेशनल यूनिटी है और स्ट्रेंथन हो गया और मजबूत हो गया, क्योंकि हर एक रीजन में अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग हो गए और अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग अच्छे से रिप्रेजेंट कर पा रहे थे अपने आप को। इस तरह से हमारा जो डेमोक्रेसी है ये भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ हो गया जैसे ही हमने इसको फॉलो किया। सो दिस इज आवर लास्ट टॉपिक। हम पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से नए नए स्टेट किससे बने, ठीक है। ओल्ड प्रोविंस, न्यू स्टेट्स आर क्रिएटेड ईयर्स। बॉम्बे से महाराष्ट्र, गुजरात बनता है। असम से नागालैंड 1963 में। लार्जर पंजाब, एक बड़ा सा पंजाब था, उससे हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और एक पंजाब स्टेट बनता है। असम से डिवाइड होकर एक मेघालय स्टेट निकलता है, एक मणिपुर निकलता है, एक त्रिपुरा निकलता है। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, बिहार से झारखंड जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, और आंध्र प्रदेश से तेलंगाना। रिसेंट में ये स्टेट बना है न्यू, तेलंगाना। कब बना है, 2014 में। तो आपको ये याद कर लेना है, सबसे पहला जो नया स्टेट बना इंडिया में ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज वो था आंध्र। ये मद्रास से अलग होकर बना है, ठीक है।
और जो ये 2000 में जितने ये तीनों स्टेट बने हैं, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड, यूपी, एमपी और बिहार से, ये कल्चर के बेसिस पे बने, लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं, ये कल्चरल अलग, कल्चर वाइज अलग थे, इस वजह से ये बने हैं। तो ये आपको याद कर लेना है, इसे पढ़ाने वाला कुछ नहीं, बस आपको याद कर लेना है कि हाँ कौन से प्रोविंस से, बड़े प्रोविंस से छोटे छोटे अलग अलग स्टेट निकले ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। सो दैट इज इट फॉर टुडे एंड आई होप सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तब तक के लिए बाय एंड सब्सक्राइब माई चैनल।